जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सिंधु जल समझौता रद्द, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द, पाकिस्तानी दूतावास बंद, अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट बंद, पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश। आराम से जाए, सुकून से जाए, वो एक अलग होती है। और जिस तरह अभी हम घर से निकल के आए हैं, बहुत ही गलत माहौल से निकल के आए हैं। इस्लाम सिखाते ही नहीं, जो ये करते हैं वो कुरान नहीं पढ़े थे, उन्होंने इस्लाम पढ़ा ही नहीं। मेरे हस्बैंड की 27 को वहाँ पर 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हम लोगों को टिकटें हुई भी हमारे वहाँ से। जो मासूम अटैक हुआ है, मैं उनके लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ। अपने दिल से एक मुझे गिल्ट फील है, बट ये बताएं कि उसमें आम जनता का क्या कसूर है। मेरे लिए मेरा इंडिया भी इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मेरा पाकिस्तान भी इम्पोर्टेंट है। ये मेरा मायका है, वो मेरे ससुराल में, दोनों को कुछ नहीं कहती। साथियों नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। 22 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 2:50 पर हुई घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, हिला के रख दिया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ। दोपहर करीब 2:50 पर शुरू हुआ और 20 मिनट तक चला। यह हमला जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम के पास बेसरन घाटी में हुआ है, जो एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है और इसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। बेसरन घाटी पहलगाम से लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर घने देवदार के जंगलों से घिरी एक खुली घास की मैदान वाली जगह है। आतंकवादियों की संख्या हमले में 5 से 7 बताई जा रही है, जिनमें से कम 4 ने सीधे गोलीबारी की और बाकी ने बैकअप और सहायता प्रदान की। कुछ सूत्रों के अनुसार 2 आतंकवादी पाकिस्तानी भी थे। आतंकवादियों ने इस हमले में M4 कार्बाइन और AK-47 राइफलों का इस्तेमाल किया। वे सैन्य वर्दी या छद्म वेश में थे और कुछ के सर पर गोप्रो कैमरे भी लगे हुए थे। गोप्रो कैमरे, जिससे संदेह है कि उन्होंने हमले की रिकॉर्डिंग भी की है। आतंकवादियों ने पहले पर्यटकों को इकट्ठा किया, उनकी धार्मिक पहचान पूछी और खास तौर पर गैर मुस्लिम पुरुष पर्यटकों को निशाना बनाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्होंने महिलाओं और बच्चों को अलग किया और फिर पुरुषों को गोली मारी। लगभग 50 राउंड गोलियां चलाई गई। आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हमले में कुछ 26 से 28 पर्यटकों की मौत हुई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार आधिकारिक तौर पर 26 मृतकों की पुष्टि की गई है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने 28 तक की संख्या बताई। मृतकों में ज्यादातर पर्यटक थे, जिसमें महाराष्ट्र के 5, कर्नाटक के 4, गुजरात के 3, पश्चिम बंगाल के 2, राजस्थान का 1, उत्तर प्रदेश का 1, हरियाणा का 1, आंध्र प्रदेश का 1, तेलंगाना का 1, केरल का 1, चंडीगढ़ का 1 और ओडिशा का 1 आदमी शामिल है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का एक स्थानीय व्यक्ति और नेपाल का एक नागरिक भी मारा गया। 20 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ को पहलगाम और अनंतनाग के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायलों की संख्या 17 बताई गई है। इस हमले में जयपुर के एक निवासी नीरज उदवानी की भी मृत्यु हो गई। नीरज दुबई में अपनी पत्नी आयुषी के साथ रहते थे और वहां एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे। वे अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए 16 अप्रैल को भारत आए थे। शादी के बाद वे शिमला गए और फिर 21 अप्रैल को श्रीनगर पहुंचे। 22 अप्रैल को वे पहलगाम के बेसरन घाटी में घूम रहे थे जब यह हमला हुआ। आतंकवादियों ने नीरज से उसकी पहचान पूछी और फिर गोली मार दी। उस समय उनकी पत्नी आयुषी होटल में थी। नीरज का शव 23 अप्रैल 2025 को रात 8:15 पर इंडिगो की फ्लाइट से जयपुर लाया गया। उसके परिवार में मां ज्योति, बड़े भाई आयकर विभाग में इंस्पेक्टर हैं और अन्य रिश्तेदार भी उसमें शामिल हुए। राजस्थान के लगभग सभी अधिकारियों एवं नेताओं ने, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, नीरज की मौत पर शोक व्यक्त किया और इसे मानवता पर हमला बताया। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जिस तरह की कायरता की है,
निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। इन्होंने जिस तरह की एक घिनौनी घटना की है, पूरा देश उसकी निंदा कर रहा है। इतना मैं कह सकता हूं कि इस घटना से जितना क्षोभ है, दुख है, एक एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा। जवान बेटे की मौत ने पूरे परिवार को गहरा सदमा दिया। रिश्तेदार और पड़ोसी भी गम में डूबे। पहलगांव में नीरज समेत दूसरे सैलानियों को जिस क्रूरता के साथ मारा गया, उससे जयपुर के लोगों में काफी गुस्सा है। खासतौर पर जयपुर की महिलाएं बेहद आक्रोशित हैं। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने बेसरन घाटी की घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। भारतीय सेना की विक्टर फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और सीआरपीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, जयपुर और देहरादून जैसे प्रमुख शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया। धार्मिक स्थलों एवं पर्यटक केंद्रों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 23 अप्रैल को घटनास्थल का दौरा किया और हमले की जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 संदिग्ध आतंकवादियों के स्केच जारी किए, जिनकी पहचान आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा के रूप में हुई है। ये लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं और पुंछ क्षेत्र के पहले के उग्रवादी मामलों में भी इनका हाथ बताया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को रात 8:20 पर श्रीनगर पहुंचे और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और घायलों से मिलने अस्पताल भी गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब से लौटती राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ 150 मिनट की हाई लेवल मीटिंग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत न केवल आतंकवादियों बल्कि उनके पीछे की साजिश रचने वालों तक पहुंचेगा और हमले का करारा जवाब देगा। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में आतंकी लॉन्च पैड्स पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि वहां 42 सक्रिय लॉन्च पैड्स में 110 से 130 आतंकवादी मौजूद हैं। भारतीय सेना के राडार पर पीओके के आतंकी ठिकाने हैं और बड़ी सैन्य कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। अब कौन बचाएगा पाकिस्तान को भारत के कहर से? हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार ने मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हमले की निंदा विश्व स्तर पर हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस, जो कि अभी जयपुर भी आए थे और जयपुर के कई पर्यटक स्थलों पर घूमे थे, इसके अलावा ईरान, यूएई, कतर और विश्व मुस्लिम लीग ने भी हमले की निंदा करते हुए पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र को भारतीय उड़ानों के लिए बंद कर दिया और व्यापार पर रोक लगा दी। क्या यह आतंकवादी हमला पहला आतंकवादी हमला है? नहीं, इससे पहले भी बहुत से आतंकवादी हमले भारत पर लगातार होते आ रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकवादियों ने वायुसेना अड्डे पर हमला किया। हमलावर सैन्य वर्दी में थे। उन्होंने AK-47 ग्रेनेड और अन्य हथियारों का उपयोग किया। यह हमला 2 जनवरी की सुबह शुरू हुआ और 3 दिन तक लगातार चला। 7 सुरक्षा कर्मी, 5 DSC जवान, 1 NSG कमांडो, 1 वायुसेना जवान शहीद हुए। सभी 6 आतंकवादी मारे गए और इस हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली। इसके अलावा 4 आतंकवादियों ने सेना के 12वें ब्रिगेड मुख्यालय पर सुबह 5:30 बजे हमला किया। हमलावरों ने ग्रेनेड फेंके और स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की। यह हमला कुछ ही मिनटों में भारी नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था। 19 सैनिक शहीद हुए, 30 से अधिक घायल हुए। सभी 4 आतंकवादी मारे गए। यह घटना 18 सितंबर 2016 की उरी हमले की है, जो कि जम्मू कश्मीर सेना का बेस कैंप है, वहां हुई थी। 14 फरवरी 2019 का पुलवामा हमला, आप सबने बहुत अच्छे से उसके बारे में सुना होगा। एक आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार ने विस्फोटकों से लदी SUV को CRPF के काफिले से टकरा दिया। यह हमला दोपहर करीब 3:15 पर हुआ। काफिले में 78 वाहन थे, जिनमें 2500 से अधिक जवान थे। 40 CRPF जवान शहीद हुए, कई घायल हुए। आत्मघाती हमलावर भी हालांकि मारा गया। जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली। यह घटना पुलवामा हमले की 14 फरवरी 2019 की है। और उसके बाद अब ये फिर एक बड़ा हमला, जो कि बेसरन घाटी, पहलगाम, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर में हुआ है। 22 अप्रैल 2025 को 5 से 7 आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया, जो बेसरन घाटी में घूम रहे थे। आतंकवादियों ने पहले पर्यटकों की धार्मिक पहचान पूछी, गैर मुस्लिम पुरुषों को निशाना बनाया। हमला दोपहर 2:50 पे शुरू हुआ और 20 मिनट तक चला। इसके अलावा भी कई हमले हुए, जैसे 27 जुलाई 2015 को गुरदासपुर हमला, 24 अप्रैल 2017 को सुकमा हमला, 28 मार्च 2025 को कठुआ हमला, 26 अप्रैल 2023 को छत्तीसगढ़ हमला,
हमला, बहुत सारे हमले भारत पर लगातार इस तरह से होते जा रहे हैं। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल SATP के अनुसार 2014 से 2025 तक भारत में लगभग 4000 से 5000 आतंकवादी हमले हुए हैं, जिनमें से जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक 2197 हमले 2014 से 2024 तक हो चुके हैं। इन हमलों में 5944 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें सुरक्षाकर्मी, नागरिक और आतंकवादी भी शामिल हैं। हालांकि समय समय पर इन हमलों का जवाब भारत और भारत सरकार ने दिया है। उरी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में सर्जिकल स्ट्राइक की, भारतीय पैरा कमांडो ने LOC पार की और आतंकी लॉन्च पैड्स को नष्ट किया। सरकार ने दावा किया कि कई आतंकवादी मारे गए और उनके ठिकाने तबाह हुए। इसके अलावा पुलवामा हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी प्रशिक्षण शिविर पर हवाई हमला किया। मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने लेजर गाइडेड बमों का उपयोग किया और सरकार ने दावा किया कि 250 से 300 आतंकवादी मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने इससे इनकार किया। अब इसी तरह से पहलगाम हमले के बाद फिर कार्रवाई हुई है। हमले के तुरंत बाद भारतीय सेना के विक्टर फोर्स, जम्मू कश्मीर की पुलिस की SOG और CRPF ने बेसरन घाटी में सर्च ऑपरेशन शुरू किए। 3 संदिग्ध आतंकवादियों आसिफ फौजी, सुलेमान शाह, अबू तलहा के स्केच जारी कर दिए गए हैं। इस आतंकी हमले में मारे गए लोगों में एक मंजुनाथ राव भी थे, जो शिवमोग्गा कर्नाटक से थे। उनके साले प्रदीप ने कहा कि यह दिन हमारे परिवार के लिए सबसे बुरा दिन था। मेरी बहन और उसका बेटा भी सुरक्षित है, लेकिन उसका पति मर गया है। हमें उम्मीद है कि वो कल सुबह तक यहाँ पहुंच जाएंगे। मरने वालों में एक और इंसान था, जो था सैयद आदिल हुसैन शाह, जो अनंतनाग जम्मू कश्मीर का ही था। वह सुबह काम के लिए निकला था और बेसरन घाटी पर गया। उसने दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी, ये कहना है उसकी मां का। उसकी बहन ने कहा कि जब हमें खबर मिली तो हम टूट गए और वह बहुत अच्छा भाई था और वह सुबह से लेकर रात तक परिवार के लिए कमाता था। सैयद आदिल एक घोड़ा चालक थे। उन्होंने पर्यटकों को बचाने की कोशिश में अपनी जान दे दी। उनकी मां, पत्नी और छोटे बच्चे अब बिना कमाने वाले के रह गए हैं। मरने वाले में एक और थे मनीष रंजन, जो झालदा पुरुलिया के थे। उनके चाचा ने कहा कि सभी आतंकवादियों को गोली मार देनी चाहिए और फांसी दे देनी चाहिए। हमें न्याय चाहिए। कश्मीर से सभी आतंकवादियों को खत्म कर देना चाहिए, निस्तनाबूद कर देना चाहिए। मरने वालों में एक और नाम है शुभम द्विवेदी, जो कानपुर उत्तर प्रदेश के हैं। उनके भाई का कहना है कि जब शुभम आतंकवादियों को संतोषजनक जवाब नहीं दे सके तो आतंकवादियों ने शुभम के सिर में गोली मार दी। एक हमलावर ने फिर उसकी पत्नी के सिर पर बंदूक तान दी और कहा कि वे भारत सरकार को जाकर बताए कि उनके साथ यहाँ क्या क्या हुआ है। मरने वालों में एक और नाम है सुशील नाथनियल, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी ने बयान दिया कि हमलावरों ने सुशील से पूछा कि वे पैलेस्टाइन के बारे में क्या सोचते हैं। जब उन्हें पता चला कि वह एक ईसाई है, इसके बाद उन्होंने उसे गोली मार दी और उसके मृत शरीर के साथ सेल्फी ली। मरने वालों में अगला नाम विनय नरवाल का है, जो कि करनाल हरियाणा के निवासी हैं। विनय की शादी 19 अप्रैल 2025 को हिमांशी स्वामी से हुई थी और वो हनीमून के लिए पहलगाम गए थे। उनकी मौत की खबर से पूरा परिवार गहरे सदमे में चला गया। मरने वालों में और भी कई नाम है, जैसे संतोष जगदाले और कौस्तुभ गनबोटे, जो पुणे महाराष्ट्र के निवासी हैं। संतोष की बेटी ने कहा कि वहां कई पर्यटक थे, लेकिन आतंकवादियों ने विशेष रूप से पुरुष पर्यटकों को ही निशाना बनाया और पूछा कि वे हिंदू हैं या मुस्लिम। समझ नहीं आता कि इस दुनिया में हिंदू मुस्लिम झगड़ा कब तक चलता रहेगा। आखिर एक ये जाति विशेष चाहती क्या है? क्या ये सोच रहे हैं कि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, इस धरती पर रहने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है, बाकी कोई और यहाँ धरती पर नहीं रहना चाहिए? अगर इस तरीके की नीच मानसिकता वाले लोग हैं इस दुनिया में, इस धरती पर, तो खत्म कर देना चाहिए उन लोगों को, जिंदा जला देना चाहिए उन लोगों को। पहलगाम आतंकी हमले ने न केवल 26 परिवारों को तोड़ा, बल्कि कश्मीर की शांति और भारत की एकता पर गहरा आघात किया है। मृतकों के परिवारों ने गहरे दुख और गुस्से के साथ आतंकवादियों के लिए कड़ी सजा की मांग की है। आम आदमी को इस संघर्ष में जान, आजीविका और सुरक्षा का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पर्यटन उद्योग, स्थानीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक एकता पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता रहेगा। सरकार को आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियां ना हो और आम जनता, आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। जब भी इस देश में आतंकवादी हमले होते हैं, उसके बाद सरकारें एक्शन लेती हैं, लेकिन फिर से हमले हो जाते हैं। फिर से बहुत से बेकसूर लोग मारे जाते हैं। फिर से सोशल मीडिया पर लोग चिल्लाते हैं। फिर से बड़े बड़े राजनेताओं और पार्टियों के द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और फिर से एक बार वापस शांति कायम हो जाती है। कुछ दिनों बाद फिर से अचानक
आतंकवादी आते हैं, हमला करते हैं और कई लोगों को, बेकसूर लोगों को कत्लेआम कर देते हैं, जान से मार डालते हैं। फिर से यही कहानी वापस शुरू हो जाती है। आखिर कब तक चलेगा ये सब? क्या कुछ होने से पहले इसे रोका नहीं जा सकता? क्या हर बार बेकसूर आम लोगों की जान जाना जरूरी है? ये आग कब बुझेगी समझ नहीं आता। अब सवाल उठता है कि ये सब कब तक चलेगा? कब तक बेकसूर लोग इस तरह से जान गंवाते रहेंगे? कब तक लोगों के घर उजड़ते रहेंगे? कब तक माता बहनों के सिंदूर मिटते रहेंगे? कब तक बच्चे अनाथ होते रहेंगे? कब तक हम अपने ही देश में डर डर कर जीते रहेंगे? कब तक चलेगा ये सब? भारत के हर कोने में आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं। समझ नहीं आता कि कहां जाएं, कहां ना जाएं। हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देना चाहते हैं? किस तरह का देश देने जा रहे हैं? समझ से बाहर। कब इस देश में शांति कायम होगी? बहुत सारे ऐसे सवाल इस देश की जनता के मन में हैं जो यहाँ की सरकारों से जानना चाहती है। हम सब किसी व्यक्ति विशेष पर सवाल नहीं उठा रहे और ना ही किसी पार्टी विशेष पर, लेकिन कुछ तो हम सबको मिलकर करना ही होगा। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। जय हिंद, जय भारत।